हेलो दोस्तों, एक कहानी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही अच्छी कहानी लेकर आए हैं। दो भाइयों की कहानी। एक भाई गलत राह पे चलता है और एक सही राह पे। तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। एक गांव था। उस गांव का नाम था गोविंदपुर। उस गोविंदपुर में दो भाई रहा करते थे। एक का नाम था मनोज, एक का नाम था बीरू। जो मनोज था वो बड़ा भाई था और बीरू था वो छोटा भाई था। मनोज की शादी हुई थी और उस पे दो बच्चे थे। एक लड़की थी और एक लड़का था। लड़की की उम्र करीब ऐसी थी 8 साल और लड़का था 3 साल का। तो वो जो पीरू था एक नंबर का ठरकी इंसान था। उसकी शादी हुई नहीं थी और उसकी उम्र करीब 24-25 साल हो गई थी। तो एक दिन की बात है, बीरू है का अपने घर के सामने खड़ा था। तो गांव में एक सिमरन नाम की लड़की थी। अब वो देखने में बहुत ही सुंदर थी और 24 साल की करीब वो भी थी और बहुत ही देखने में इतनी अच्छी लग रही थी। जवानी में चकनाचूर हो रही थी। कोई भी पुरुष उसे देखता था तो उसके उसकी अदाओं में फिसल जाता और उसे पहली नज़र में ही मोह लेती। तो बीरू अपने दरवाजे पे खड़ा था। तो सिमरन उधर से निकल के जा रही थी। तो बीरू उसे बहुत ही बुरी नज़र से देखता है और वो उसके इरादे से समझ जाती है और उसे इग्नोर करके वो चली जाती है। तो एक दिन की बात है, रात का टाइम था। 7:30-8 बजे का टाइम था और सिमरन अपने घर से घेर पे जा रही थी भैंसों को चारा डालने के लिए। और बीरू उसका पीछा कर रहा था कई दिन से कि मेरे को कभी हत्थे चढ़े और मैं इसके साथ ज़बरदस्ती करूँ। तो बीरू उसके घेर पे, उस तबेले पे उसे घेर लेता है और उसके साथ बहुत ही गलत काम करता है, उसके साथ ज़बरदस्ती करता है। अब वो चिल्लाती है, उसे कोई उसकी किसी को आवाज़ पहुँचती नहीं है क्योंकि उसका घेर गाँव से दूर था थोड़ा। अब वो चिल्लाती है, वो हाथ जोड़ती है पर उसके दिल में कोई रहम और तरस नहीं आता। उसकी इज्जत लूट लेता है और उसे मार के एक नदी में फेंक देता है। अब नदी में फेंक देता है तो वो घर को आ जाता है और थोड़ा फ्रेश होता है। उसकी भाभी देखती है तो वो समझने लगती है कि ये कुछ गलत तो नहीं कराया। उसको डाउट हो जाता है पर वो पूछते हैं तो कुछ नहीं बताता और नहा धो के दूसरे कपड़े पहन के सो जाता है। तो अगले दिन खबर गांव में मिलती है, आती है कि सिमरन लापता है। सिमरन को पूरा दिन हो गया ढूंढते ढूंढते, पर सिमरन का कहीं नामो निशान नहीं मिल रहा। अब जगह जगह घूमते हैं, दूसरे गाँवों में जाके देखते हैं पर उसका कोई पता नहीं होता है। तो एक दिन की बात है, एक गाय चराने वाला गाय चरा रहा था नदी के किनारे। तो उसको उसकी लाश मिलती है सिमरन की और पानी से फूल जाती है और उसमें बदबू आने लगती है। अब वो देखता है तो वो किनारे के लगी हुई होती है। अब वो गांव में हल्ला मचाता है कि मैं एक लड़की की लाश देखी है। अब उसके गले में एक माला थी जो उसकी माँ ने उसे दी दी थी। अब उसकी लाश पहचान में तो आती नहीं है। उसकी माँ उस माला को देख के पहचान लेती है कि ये मेरी बेटी है। अब वो पूरा परिवार बहुत दुखी हो जाता है और रोते फिर हैं और फिर उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। अब मनोज शहर से गांव आता है और बीरू से ये बात पूछता है कि उस दिन तू कहाँ गया था। तो वो बोलता कुछ नहीं, बस ऐसे दोस्तों के साथ घूमने गया था तो मेरा झगड़ा हो गया था तो बस ये, तो कोई बात नहीं। अब ऐसे ही एक दिन की बात हो रहा है, उसके बीर मनोज के यहाँ पे बीरू के यहाँ पे एक औरत होती आती है साफ सफाई करने के लिए, घर का काम करने के लिए। तो बीरू की निगाह उस पर पड़ती है और वो उसको गलत इरादों से देखने लगता है। अब उसे वो पैसों का लालच देता है कोने बुला के, पर वो मानती नहीं या राजी नहीं होती है। वो लेडीज अच्छी होती है। तो घर पे कोई नहीं होते हैं, एक दिन सब शादी में गए होते हैं। बीरू से बोलते हैं तू भी शादी में चल। तो बीरू मना कर देता है कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है, थोड़ी तबीयत सी खराब है, ऐसा तो आप चले जाओ। तो वो उम, जो काम करने वाली होती है सुबह वो काम करके चली जाती है, बीरू उससे कुछ नहीं बोलता है। अब शाम को काम करने आती है तो सारा काम करती है, खाना बनाती है। अब बीरू खा पी के फिट हो जाता है तो वो बोलती है सब्जी में जा रही हूँ। तो उसे पकड़ लेता है, उसके साथ ज़बरदस्ती करता है और उसकी इज्जत लूट लेता है। उसे मानने वाला होता है। जब भी पड़ोस में हल्ला हो जाता है कि ये बीरू एक लेडीज साथ में कुछ छेड़खानी कर रहा है, चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। तो वो बीरू भागकर घर से बाहर निकल जाता है। अब बीर मनोज को पता पड़ता है तो वो घर पे आता है और सरपंच जी सुबह को सभा इकट्ठी करते हैं और बीरू को गांव से बाहर निकाल देते हैं, तड़ी पार कर देते हैं बीरू को।
अब वीरू सोचने लगता है कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ, मेरी सारी संपत्ति ज़्यादा सब मेरा भाई ले लेगा। तो वो अपने घर पे एक दिन आता रात को, अपने भाई से बात करता है, मैं गाँव छोड़ के चला जाऊँगा, जो मेरे हिस्से की सारी ज़मीन जायदाद वो मेरे लिए दे दे। तो वीरू मनोज बोलता है, तेरे ऐसे खानदान में नहीं है जो तेरे को मैं ज़मीन और जायदाद दे दूँ। तूने कभी अच्छा काम करा है? तूने सारी बिरादरी में, हम सारे मोहल्ले में हमारी बेइज्जती कर दी। अब उन दोनों में लड़ाई होती है। तो मनोज ना तगड़ा होता है तो वीरू को पीट देता है। कोई बात नहीं। अब वीरू का दूसरे गाँव में जाकर रहने लगता है और उस गाँव में पता पड़ जाती है कि इसने एक औरत के साथ बदतमीजी करी और उसके साथ रेप करा था, करने की कोशिश कर रहा था। तो उसको भी उस गाँव से भगा देते हैं। अब वो ऐसे ही घूमता रहता है। अब सोचने लगता है कि मैं अपने भाई से और उस सरपंच से बदला कैसा लूँ। तो वो ऐसे ही जाता तो एक शमशान घाट के बाहर में होके जाता है। अब वो क्या देखता है, एक तांत्रिक अगर अपनी साधना कर रहा होता है। तो उसके हाथ जोड़ के वो बोलता है, बाबा मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जो मैं अपने दुश्मनों से बदला ले सकूं। तो बाबा बोलता है, तांत्रिक, दुश्मन, क्या दुश्मनी है तेरी उनसे? तो वीरू बोलता है कि मेरा भाई था और उसने छोटी सी बात पे मेरे को घर से बाहर निकाल दिया, सारी जमीन जायदाद से मेरे को बेदखल कर दिया है। और गांव वाले भी मेरे को बाहर निकाल दिया है, तड़ी पार कर दिया मेरे लिए। कोई गलती गलती नहीं थी। एक एक चोर आया था मेरे यहाँ पे, तो वो चोरी कर रहा था, मैंने उसमें मार लगा दी तो वो मर गया। इस वजह से ही उसने झूठ मूठी कहानी बना के उसको, बाबा को बेवकूफ़ बना दिया। तो बाबा बोलता है, इस छोटी सी बात पे तू इतनी बड़ी वो बात बोल रहा है, तो है तो वो तेरा भाई। तो बोलता है, बाबा अगर भाई होता तो मेरा वो हिस्सा देता ना मेरे लिए। हिस्सा सारा कुछ कुछ नहीं दे रहा और अकेला ही समेट के बैठ गया है। तो बोलता, तेरे को एक सिद्धि करनी पड़ेगी 41 दिन की। तो वो वीरू बोलता है, ठीक है। अब बाबा सारा कुछ उसके लिए बता देता है और डाकने की सिद्धि होती है और डाकने की सिद्धि करने लगता है। तो सिमरन नाम की लड़की होती है, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है। तो वो डाकने की सिद्धि कर लेता है पूरी और सिद्ध हो जाती है 41 दिन की। और वो डाकनी उससे प्रसन्न हो जाती है कि बोलती है, बोल तेरे मन में क्या इच्छा है, जो भी तेरी इच्छा है मैं मनोकामना पूरी करूँगी। तो बोलता है, मेरी इच्छा तो एक है, पर वो बोलती है कि मैं तेरी इच्छा पूरी कर दूंगी, मैं जितना तेरा काम करूंगी उसके बदले मेरे को एक भेंट चाहिए। अब वो बोलता है, भेंट दे दूंगा। अब उसने ये तो पूछा नहीं कि भेंट किस चीज़ की चाहिए। तो बोलती है, मैं जितना तेरा काम करूंगा उसके बदले मेरे को एक इंसानी भेंट चाहिए। और उसकी बात सुन के वो डर जाता है, काम में लगता है, तो मैं कहाँ से इंसान लाऊंगा। तो बोलती है, अधिक काम करवाना है तो बात कर, और नहीं तो मैं चली। तो फिर वो राजी हो जाता कैसे भी करके। अब बोलता है कि गांव में सरपंच है और उसका नाम चौधरी चरण सिंह है। सबसे पहले उसकी हत्या करनी है और किसी को महसूस नहीं होना चाहिए कि वो हत्या है। ऐसा होना चाहिए कि अपने आप मरा है। अब वो चली जाती है और रात में जैसे चौधरी चरण सिंह खाना खा के सोता है तो उसको खून की उल्टी होती है और वो अचानक मर जाता है। गांव में हल्ला हो जाता है कि सरपंच जी मर गए। अब डॉक्टर फाक्टर सब आते हैं तो बोलते हैं, नॉर्मल उल्टी आई थी, उसी से उनकी जान चलेगी, वैसे कोई दिक्कत नहीं थी। तो सब चौधरी की मौत हो जाती है। अब इधर सिमरन की आत्मा घूमते फिरते उधर गांव में आ जाती है। अब अब वो टाँकनी बोलती है, तेरा काम कर दिया, अब मेरे को एक भेंट चाहिए। तो एक ठेके पे दो शराबी होते हैं, तो वो आपस में बात करते हैं कि यार कोई ऐसा, हमको कोई ऐसा उपाय मिल जाए कि हम बिना काम करे हम माला माल हो जाए। तो वीरू उनकी बात सुनना होता है। तो वीरू बोलता है, भाई माला माल तो मैं कर दूंगा, पर तुम में से एक जना जाएगा मेरे साथ। अब दूसरे गांव की बात होती है तो वीरू को कोई जानता है नहीं है। अब वो लोग बोलते हैं, हम तो पे कैसे यकीन कर लें कि तो हमको बिना मेहनत के हमको माला माल कर देगा। तो बोलता है, वो तुम्हारी मर्जी, और तुम्हारी मर्जी हो तुम में से दोनों आपस में डिसाइड कर लो किसको जाना है। तो वो दोनों बहुत पक्के मित्र थे। अब बोलते हैं, तू चला जाए, तू चलो, या हम आधा आधा ले लेंगे। तो उनमें से जो एक होता है मोनू नाम का, अब वो चलने के लिए राजी हो जाता है। अब वो संजीव होता है वो नहीं जाता है। तो उसको ले जाता है शमशान घाट में रात के 1 बजे।
और उसकी डाकनी की सिद्धि करता है। डाकनी यानी पेशन होके आ जाती है और उसको मार के उसका सारा खून पी जाती है, उसकी सारे आंत निकाल के खा जाती है और इधर से उधर फेंक देती है। तो फिर बोलती है अब बोल कोई तेरी मनोकामना। फिर बोलती है, वो बोलता है कि तुझे एक काम और करना है। मैं बता। मेरे भाई का नाम मनोज है और गांव गोपालपुर में रहता है। उसका मतलब उसको और मारना है आपके लिए। तो बोलती है ठीक है। अब वो रात में जाती है, रात के 1 बजे मनोज के घर पे। अब सिमरन को पता पड़ जाता है सारी बात कि ऐसे ऐसे बीरू डाकनी को मारने के लिए वीर उसको मनोज को भेजा है। तो सिमरन उसके घर पे आ जाती है और बहुत ही विकराल रूप होता है। जैसे ही वो मारने के लिए आती है मनोज के लिए, तो सिमरन अगार उसके खड़ी हो जाती है। अब वो बोलती है डाकनी तू सामने से हट जा, मैं आज इसको मार के जाऊंगी चाहे कोई बीच में आ जाए। अब सिमरन बोलती है मेरे होते हुए उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता। अब डाकनी डाकनी और सिमरन दोनों भी बहुत डेंजर थी, बहुत ही भयंकर भयंकर रूप था। अब उन दोनों में लड़ाई होती है। सिमरन बहुत कमजोर पड़ने लगती है क्योंकि वो तो आत्मा थी और डाकनी बहुत शक्तिशाली होती है। तो फिर उससे हाथ जोड़ के बोलती है कि आप तो एक तरह की माई, मेरी माई हुई। तो आपने उससे पूछा कि वो किस खातिर उसको मारना चाहता है, क्या कमी थी जो आपको उसने भेजा। उसने मेरी इज्जत लूट के मेरी आत्महत्या करके मेरे को नदी में डाल दिया था और गांव के सरपंच को भी बेगुनाह थे, उनको भी मरवा दिया आपके हाथों। अब बेचारे ये इनकी तो कोई गलती भी नहीं है। अब इनको भी धन के लालच में मारना चाहता है। इनके छोटे छोटे बच्चे हैं ये। अब हाथ जोड़कर रोने बिलखने लगती है। फिर डाकनी मानती नहीं है। फिर डाकनी को तरस आ जाता है, रहम आ जाता है। तो डाकनी चली जाती है और डाकनी बोलती है मैंने तेरा काम कर दिया है, अब मेरे लिए वेट लेके आ। तो वीरू इधर से उधर घूमता है पर उसके लिए कोई शिकार हाथ नहीं लगता है। हार मान के वो आ जाता है। वो डाकनी के चक्कर यानी डाकनी अपनी शक्ति से ऐसा कर देती है कि उसके लिए कोई आदमी नहीं मिलता है। अब वो आता है तो उसके लिए कोई शिकार नहीं मिलता, हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है कि मेरे लिए कोई इंसान नहीं मिला है। तो बोलती है कि मेरे को कुछ मतलब नहीं है, मेरे को सिर्फ भिक्स से मतलब है, या तो तू लेके आ कहीं से या मैं तुझे मार दूंगी। अब वो हाथ जोड़ता है फिर खाता पर वो मानती नहीं है क्योंकि उसका पाप भी बहुत गलत करा था। डाकनी को सारा कुछ पता पड़ गया था। तो उसका अपनी जीभ निकालते अपने मुंह में से और उसके मुंह में डाल देती है और उसकी जीभ को खींच लेती है। आत्मा सब बाहर आ जाती है और उसकी आँखें भी निकल जाती हैं हल्की हल्की और उनमें से खून निकलने लगता है। लंबे लंबे दांत वो नाखून होते हैं दोनों हाथों के, उसके बीच बीच पेट में डाल के दोनों उस पेट को चीर देती है बुरी तरह से और खून में खान हो जाती है और उसके सारा खून पी जाती है ओंखों से। और उसकी याद बच्ची को जो इधर से उधर फेंक देती है, उसी बहुत ही बुरी अहमियत से मारती है। शरीर भी उसका काट देती है, बिल्कुल ऐसा कर देती है उसे कि कोई पहचान ना पाए और उसकी मौत हो जाती है। तो एक उससे अगले दिन मनोज सो रहा होता है तो सिमरन उसके सपने में आती है। तो उससे बोलती है भैया भैया। अब से मनोज खड़ा हो जाता है, देखता है कौन है और उसकी आत्मा होती है तो उसको दिखाई देती है। तो वो डर जाता है एक संगी कि ये तो सिमरन है। तो बोलती है मैं आपको कुछ नहीं बोल करूँगी, मैं बस आपसे एक बात करने आई थी। मैं जो आपका भाई वीरू था उसी ने मेरे को मारा था और मेरी इज्जत लूट के मुझे नदी में डाल दिया था और आपको मारने के लिए उसने डाकनी भेजी थी। अब मेरी और डाकनी की लड़ाई हुई थी पर मैं जीत नहीं पाई। मैंने उनसे हाथ जोड़ के विनती करी, उन्होंने बड़ी मुश्किल से आपको जिंदा छोड़ा, नहीं आपको और आपके बच्चों को सबको मरवा देता वो। और वो वीरू को भी मार दिया उसी डाकनी ने। मैंने हाथ जोड़ के उससे विनती करी थी। तो वो मनोज है का उसके पैर पकड़ लेता है और उससे हाथ जोड़ के माफी मांगता है। न तू तो मेरी बहन जैसी है और उसने इतना नीच काम किया, अगर मेरे को पता पड़ जाता तो उसे दिन दहाड़े गोली मार देता या उसे फांसी पे चढ़ा देता। तो दोस्तों आज की हमारी यही कहानी है। अगर दोस्तों थोड़ी बहुत भी कहानी अच्छी लगे लाइक करना, कमेंट करना, हमारे चैनल सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।